करंट इलेक्ट्रिसिटी का अंदाज़ा लग जाने पे हम लोग मच बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग ये चैप्टर पहले पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है, ये क्योंकि टेंथ से रिलेटेड है, टेंथ में तुम सबको लगता ही है कि तुमने मचाया है करके, विच यू ऑलरेडी डिड, इसलिए तुम्हें चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आएगा, सिंपल भी लगेगा, स्कोरिंग भी बहुत है ना। अगेन, ये चैप्टर में एक बार ऐसा बोल क्वेश्चन बन सकता है उसमें, क्या बोलते हैं, एक बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरे चैप्टर में जिसमें तुमसे ना बने एग्जाम में क्वेश्चन उस कम टाइम पे। ठीक है, उतने कम टाइम पे ना बने, बट इसमें से हर क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब एज मच एज पॉसिबल तुम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इनफ ऑफ दिस। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं क्विकली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी जानते ही हो, छू करके देखोगे झटका लगता है, ठीक है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नहीं फील आ रही होगी, 10 बार बोल चुका हूँ, छू के देखना। फिर इसमें पढ़ेंगे आगे जा करके कि रजिस्टर सीरीज पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, है ना, मस्त मस्ती वाला पार्ट होता है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक से एक डिजाइन बन जाते हैं। रंगोली यहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग दिवाली की। ठीक है, ये रजिस्टर का इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, फिर किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। एक बंदा था किरचॉफ, सिंपल रूल है, एकदम ही सिंपल। ऐसी बातें होंगी जैसे 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो इधर कितना जा रहा होगा, तो 3 एम्पियर जा रहा होगा, सब बता सकते हैं। इन सब टाइप की चीज़ों को पढ़ेंगे। जंक्शन रूल। अरे हाँ, ये फॉर्म। हाँ ठीक है भाई। इसमें फिर हम लोग ये किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, एक लॉ लूप लॉ होता है, एक जंक्शन लॉ होता है, देखेंगे उसको केसीएल केवीएल बोलते हैं। बहुत प्यारा लगता है, ठीक है ना। केवीएल कुछ लोग को पसंद नहीं आता, बट मेरे क्लास में सबको पसंद आता है, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड इट ट्रूली, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ेंगे। ये जो पार्ट होता है, ये बहुत सारे स्कूल गैल्वेनोमीटर और एमीटर वाले पार्ट को, है ना, मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मतलब अगले चैप्टर में पढ़ाते हैं। एज पर योर रिस्पॉन्स, एज पर योर रिस्पॉन्स कि तुम फास्ट ग्रास्प कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं ये चैप्टर यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, आगे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ट्राई टू बी स्मार्ट सो दैट यू विल लर्न एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है, इतना ही कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर नीड्स नो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, यू नो करंट कैसे आता है घर में वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर जो है ना, वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिकॉज इन टेंथ यू माइट हैव हर्ड इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और एक डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हैज 2 टाइप्स। स्टैटिक किनको बोलते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ना हो, है ना। स्टैटिक वैसे मतलब क्या होता है, इंग्लिश में स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, इंग्लिश में स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, बट फिजिक्स में या तो रेस्ट रहे, या तो शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो हो। शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो हो चलेगा, पूरा कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, फुल कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट कॉन्टिन्यूअस। अभी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस क्या लगा रखा है मैंने, ये देखे हो, बिजली गिरती है देखे हो ना, जब बिजली गिरती है तो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो कंटिन्यूअस है क्या, ऊपर से गिर करके वापस ऊपर से ले आता है क्या, ऊपर जाते हुए देखे हो कोई बिजली को, नीचे से पूरा ऊपर नहीं जाता ना। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता, तो उनको स्टैटिक में गिनते हैं। ऐसे ही तुमने वो देखा है कि चलते चलते कभी डोर नॉब को छूते हैं, या फिर दरवाजे के हैंडल को छूते हैं तो झटका लगता है ना, सबको ही लगा होगा अपनी ज़िंदगी में। तो वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैपिंग, जैप होना बोलते हैं, जैपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लाइटनिंग, जैपिंग, ठीक है, जेरोक्स होते देखे हो, हरी भैया के फोटो कॉपी करते देखे हो, उस जेरोक्स वाले में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, जेरोक्स में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। कैसे होता है मैं तुम्हें रफ आइडिया देता हूँ एक बार, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सीबीएसई और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। द रफ आइडिया इज, जैसे जब तुम एक पेपर इंसर्ट करते हो ना, जब तुम एक पेपर इंसर्ट करते हो तो पेपर में कुछ लिखा होगा, तो जो पार्ट लिखा होता है ना, जो पार्ट में लिखा होता है, वहां पे जाकर के इलेक्ट्रॉन खुद को चिपका लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभय लिखा है किसी पेपर में, अभय क्यों, विजय लिखा है किसी पेपर में, विजय, तो विजय ब्लैक कलर में लिखा होगा,
तो एक पूरे पेज में बड़ा सा विषय लिखा है, तो उसके ब्लैक ब्लैक रीजन में इलेक्ट्रॉन जाके खुद को चिपका लेते हैं। फिर इंक को ऐसे इलेक्ट्रॉन में चिपकने में सरलता होती है, ठीक है। तो इंक को पता चल जाता है कौन कौन सी जगह में चिपकना है न्यू पेज में, ठीक है। इस टाइप का कुछ होता है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का यूज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है ब्लैक जगह में जाना है, वो इंटरनल मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग की मैकेनिज्म है। यू कैन सी अ यूट्यूब वीडियो, यू कैन लर्न इट वेरी वेल, नॉट माई डोमेन, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को पता चलता है कि हाँ, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं उन्हीं जगह पे मुझे नए पेज में जाना है, तो वो लोग उस पेज में जाते हैं। फिर जब वहाँ पे इंक जाता है ना उन इलेक्ट्रॉन के पास में, फिर उसको गर्म करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं ताकि वो चिपक जाए प्रॉपर उसमें। इंक गया है, उसको सुखा रहे हैं गर्म करके, इसीलिए जो पेज प्रिंट होकर के बाहर आता है तो तुम्हें दिखता होगा गर्म है वो। खैर, जेरोक्स में भी यूज होता है, बस इतनी बात बोलना चाह रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस मच, ठीक है। वॉट वी जनरली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जनरल नोटेशन में, इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसको तुम इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, है ना, बोलते हो, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बट दैट इज नॉट द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में मैं करंट बोलूँ या इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ, मैं इसको रिफर कर रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट बी रिफरिंग टू दिस थिंग, लेट दिस बी वेरी क्लियर। ओके, गोइंग नेक्स्ट। यही बात लिखिए, रुको, ठीक है। यही बात लिखिए, मनदीप के नोटबुक है। मनदीप इज करेंटली इन एनआईटी रायपुर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुड ब्रांच। कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। फ्लो क्यों होता है, देर इज अ प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, हम हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए ना वाटर के फ्लो का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे पानी बहती है, ठीक है। तो सोचो, अगर रफली सोचो, अगर तुम्हारे पास एक पाइप है ना, और उसमें हल्का सा पानी रखा हुआ है तुमने, है ना, एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इट माइट नॉट फ्लो, ठीक है ना, इट माइट नॉट फ्लो, ऐसा थोड़ा विजुअलाइज करो। बट कब फ्लो हो जाएगा, जब तुम उसको टिल्ट कर दोगे। जब टिल्ट करते हो ना तुम एक्चुअली में किसी चीज़ को, जब रियलिटी में किसी चीज़ को टिल्ट करते हो, तो तुम एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट करते रहते हो। हाइट का डिफरेंस, है ना, इस हाइट के डिफरेंस के चलते पानियों को प्रेशर का डिफरेंस महसूस होता है। समझ रहे हो, रफली ऐसा समझ रहे हैं अपन कि हाइट के डिफरेंस के चलते एक मोटिवेटिंग फोर्स मिलता है उनको, एक मोटिवेटिंग प्रेशर फील होता है उनको, ठीक है ना, जिसके चलते वो लोग फ्लो होना शुरू होते हैं। तो पानी के केस में तो ये चीज़ बहुत सिंपल है कि सिंपली हाइट का डिफरेंस से काम कर देता है। सिंपली हाइट का डिफरेंस इज द मोटिवेटिंग प्रेशर डिफरेंस फॉर वाटर टू फ्लो। बट किसी एक कंडक्टिंग वायर में, अब एक कंडक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए सिर्फ ऐसे टेढ़ा कर देते वायर को तो फ्लो होना शुरू हो जाता है क्या भाई, सिर्फ टेढ़ा कर देने से फ्लो शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। उनको सिर्फ हाइट डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस महसूस नहीं होता, उनके फ्लो होने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल डिफरेंस देना पड़ता है ना। दैट प्रेशर डिफरेंस शुड बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, हियर द प्रेशर डिफरेंस इज सिंपली हाइट डिफरेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली इनको हम लोग कैसे भी करके प्रेशर डिफरेंस देते हैं, कौन सा वाला प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, समझो, ये वो कॉमन टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रहे हैं यार अपन, है ना। ऐसा मत बोलना इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है ना ये, ठीक है, ये नहीं है। इस वाले प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल प्रेशर फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, मोटिवेशन सा कि मूव करना है, तो वो आती है बैटरी के चलते, ठीक है। इसमें जैसे पानी फ्लो होता है ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इसने बोला है ड्यू टू अ प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, है ना, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस रहता है, ठीक है। जिस जिस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम लोग टेक्निकल टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसके चलते फ्लो होता है, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय बैटरी, है ना, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय बैटरी, ठीक है। देखो, एक बार इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, सॉरी, कंडक्टर का स्ट्रक्चर समझते हैं, दिस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट। कंडक्टर के अंदर में, जब वो कंडक्टर, कंडक्टर बोलते हैं मतलब मेटेलिक हैं, है ना, मतलब मेटेलिक जैसे कुछ हैं, तो कंडक्टर के जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड नहीं रहते ना। सबसे आउटर मोस्ट वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बाउंडेड नहीं रहते हैं, वो फ्रीली घूमते रहते हैं।
कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों बाउंडेड नहीं रहते हैं, तो मैं बोलूँगा थोड़ा अदर वे राउंड सोचो। जिनमें फ्री रहते हैं ना उनको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कुछ में रहता है बाउंडेड, उनको कंडक्टर नहीं बोलते हैं। जिनमें फ्री रहता है उनको इलेक्ट्रॉन, उनको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। बाय द वे दिस इज देयर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कंडक्टर में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इतना फ्रीली क्यों घूम रहा है भाई ये लोग, ये, ठीक है, और इसके बीच में, इसके बीच में कितना फोर्स है, तो कितना फोर्स है बता सकते हो? फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन एंड, कोलंबिक फोर्स होगा। हाँ कोलम्बिक फोर्स होगा। और बट ये देखो, ये जो चीज़ है ना, कर्नल साहब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कर्नल। व्हाट इज कर्नल? न्यूक्लियस प्लस, है ना। चलो हटाओ, कर्नल किसको बोलते हैं? एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पूरा एटम में से सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो इफेक्टिवली वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया तुमने, न्यूट्रलिटी हटा दी है, इलेक्ट्रॉन हट गया वहां से, रियलिटी में हट गई है। जो रह जाता है उसको कर्नल बोलते हैं। बस एक टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड जो कर्नल है यहाँ पे, है ना, वो जीरो रहता है। कोई बता सकता है क्यों जीरो रहता है तो कोलंबिक ही है तो कोलंबिक ही। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के चलते हो सकता है पूरे नेगेटिव एक देखो, दूसरे कैंसिल कर रहे हो। और एक दूसरे को कैंसिल कर दे। कैंसल आंसर कुछ नहीं भाई, कोई कैंसल आंसर नहीं हो रहा है। ये देखो ये हो रहा है। जो के होता है, तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में उतने डिटेल में शायद नहीं बताया, बट के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, बताया होगा। और किसी और दूसरे मीडियम में चले जाओ तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर होता है ना। किसी और मीडियम के लिए ऐसा होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी, इसको तुम बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहलाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है ये। तो ये पार्ट जो होता है ना, ये इन्फिनिटी होता है फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। जिसको तुम के भी बोलते हो ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलन आर को ही के बोलते हो, ये इन्फिनिटी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कैपिटल के नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये ऐसे लिखते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिख देते हैं इसी चीज को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी परमिटिविटी, दोनों का नाम सेम है। ये इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। ये इन्फिनिटी होता है, याद रखना, ठीक है। कितना होता है के वाटर के लिए? 80 होता है, जानते होगे। 80 होता है वाटर के लिए, ठीक है। इनके के इन्फिनिटी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे चलते इन्फिनिटी नहीं हुआ है, वो होता है। इसलिए इनके बीच में ना उतनी बाइंडिंग फोर्स नहीं रहती, ठीक है। उतनी क्या, जीरो बाइंडिंग फोर्स है, इसलिए ये ऐसा मूव करते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है उनसे, ठीक है। इंडिपेंडेंट ही है, ऐसे मूव करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज एंड व्हेन यू फील, क्योंकि आज मैं बार बार स्क्रीनशॉट खींचने के लिए टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। एज एंड व्हेन यू फील कि जा सकता है मटेरियल, ऑल्दो आई एम रिकॉर्डिंग, बट तुम समझते हो मैं कभी कभी रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर पाता हूँ, कर दूंगा। तो देखो, देखो मान लो, जैसे मान लेते हैं हर्षिता है ना, हर्षिता को गाय धोना होता है, ठीक है। हर्षिता का काम है, गाय गाय धोती है, मान लो स्टार्टअप है उसका, लेट अस से इट्स नॉट अ बैड, ठीक है। तो उसको पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो जब पानी आएगा तो एक गाय ही धो पाएगी वो, फिर पानी तो खत्म हो जाएगा इधर से। अगर ये नहीं होता, तो अगर ये असेंबली नहीं होती ना, ये वाला असेंबली अगर नहीं होता, तो पानी आता खत्म हो जाता। बट हर्षिता को लगातार गाय धोना है, दूसरी गाय भी हैं वेट कर रही हैं, तो हर्षिता क्या बोलेगी? अच्छा रहता है यार, कंटिन्यूस सप्लाई रहता है पानी का, ठीक है। तो कंटिन्यूस सप्लाई रखने के लिए हमें एक पंप लगाना पड़ेगा। क्यों? जो एनर्जेटिक पानी था, एनर्जेटिक मतलब पानी विथ हायर पोटेंशियल एनर्जी जो था, वो तो आकर के लोअर पोटेंशियल एनर्जी में आ गया, खुद से तो जा नहीं सकता वापस कंटिन्यूस मेंटेन करने के लिए फ्लो को। तो हमें एक मोटिवेटर लगाना पड़ता है, जो मोटिवेटर पंप होता है पानी के केस में, है ना। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोटिवेटर, ये बैटरी होता है। बैटरी थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एनर्जी देती है,
ताकि वो फिर से दोबारा सर्किट में एक चक्कर काट सकें, ठीक है ना, थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या काम हो रहा है गायब होने की जगह पे हमारे घर में? बल्ब जलना, टीवी का चलना, ठीक है, और क्या, गाना सुनने के चलते दिल का मचलना। मतलब कोई भी तुम्हारे घर में जो वर्क हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो किसी अप्लायंस से अगर जा रहे हैं, है ना, चाहे बल्ब हो चाहे टीवी हो, तो वही तुम्हारा वर्क ले रहे हो, वहीं पे तुम इलेक्ट्रॉन से वर्क ले रहे हो। कैसे कैसे वर्क ले रहे हो? बल्ब के केस में बस ग्लो कराने का वर्क वर्क ले रहे हो, टीवी के केस में टीवी चलने का वर्क ले रहे हो, फैन के केस में घुमाने का वर्क ले रहे हो। तो वर्क अगर तुम ले रहे हो इलेक्ट्रॉन से, तो थक जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो वर्क दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा बल्ब गर्म होता है तो एनर्जी कहाँ से आई होती है? इलेक्ट्रॉन के पास जो रहती है वो उसको देते हैं, ठीक है। फिर उनको दोबारा कहाँ से मिलती है? बैटरी से। कहाँ से मिलती है? बैटरी से, ठीक है ना। बैटरी क्या दे रहा है? बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी। हाउ इट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी? थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस दैट वी ऑलरेडी लर्नड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉट माय डोमेन, ठीक है। कैसे? कैसे एनर्जी प्रोवाइड करी? केमिकल रिएक्शन को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके, केमिकल एनर्जी को, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या बोला? बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी करके। बैटरी डज नॉट, नीदर, ठीक है ना। बैटरी कभी नहीं प्रोवाइड करती इलेक्ट्रॉन। कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। बैटरी बस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मेंटेन कर रही है। घर में जो पंप लगाते हो उसी से पानी निकल जाता है क्या? घर में जो पंप लगाते हो वही पानी सप्लाई करता है क्या? नहीं, वो पानी के मूवमेंट को मेंटेन करता है भाई, ठीक है। तो बैटरी नीदर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन नॉर कंज्यूम्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बस एक बैटरी है, वो कहीं पे तुमने बल्ब लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पे हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन है हर जगह पे, ठीक है ना। उनको बस फ्लो करा रहा है कंटिन्यूअस। जब फ्लो कराते कराते बैटरी खुद थक जाएगा तो बैटरी को फेंक देंगे, रिप्लेस कर देंगे बैटरी को, या तो रिचार्ज कर लेंगे रिचार्जेबल बैटरीज को। बैटरी only provides energy to the electron so it can move continuously in a closed loop. This energy comes from the chemical reaction within the battery. मैंने ही पढ़ाया, मेरे ही नोट्स हैं, सभी जानते हैं। आई जो होता है बच्चों को लगता है क्यू बाई टी है, बट हायर क्लासेस में जानते हैं तो बोलते हैं कि जितना चेंज हुआ है चार्ज, कितने समय में चेंज हुआ है ये बता दो, ठीक है ना। जनरल बातें सब समझ रहे होगे, है ना। इसको एवरेज करंट बोलेंगे। जब भी डेल्टा यूज करते हैं तो रफली बड़े चेंजेस को बताते हैं, बिग बिग चेंजेस, बिग बिग चेंजेस, तो उसको एवरेज करंट बोल देते हैं, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस अगर करंट जानना हो तो तुम्हें पता होगा इंस्टेंटेनियस करंट के लिए दैट इट इज द लिमिट, है ना। फिर लिमिट बोल रहे हैं कि जो डेल्टा बहुत बड़ा बोले ना, डेल्टा जो बहुत बड़ा बोले हो उनको छोटा करो थोड़ा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करो। छोटे से समय के समय क्या हो रहा है ये बताओ। तो ये क्यों इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है ना। तो तुमने उसको डी क्यू बाई डी टी बोल दिया। एवरी वन नो दिस थिंग। अगर नहीं पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, आई वुड आंसर, आई वुड रिप्लाई। डरो मत, धीरे मारता हूँ, पता होगा। ठीक है, कोई नहीं बोल रहे तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्यू, फाइंड करेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तुरंत आई निकाल दिए डी क्यू बाई डी टी से, तो ये आ गया। कैसे आया? टी की वैल्यू 2 भी पुट करोगे बाई द वे। डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं, पहले ही वैल्यू मत पुट कर देना, पहले ही वैल्यू पुट कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर इसका डिफ्रेंशिएशन करने से तो जीरो आ रहा है बोल देते हैं, तो मैं बोलता हूँ गधे हो क्या, ठीक है ना, गधे थोड़ी हो। डिफ्रेंशिएट क्या, वैल्यू इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर करंट 40 क्यूब है तो फाइंड टोटल चार्ज पास्ड थ्रू कंडक्टर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो और क्या, तुम्हें डी क्यू पूछा हुआ है तो आई डी टी को उधर भेज देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। चलो आंसर बताओ तुम, मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, आंसर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आंसर बताओ इसका। डी क्यू निकालना, इंटीग्रेट करो। 16। 48 48। नहीं सर, नहीं सर। अरे सावेश भाई तू 16 होगा सर, 16। सावेश क्यों 15 बोल रहा है, बट यार ठीक है, ठीक है ना, 16 होना चाहिए। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड बोला है, फर्स्ट 2। भाई अगर 2 से 4 सेकेंड बोला होता तो लिमिट प्रॉपर डालते, है ना, टी का पावर 4,
माइनस टी का पावर 4 में एक बार 4 डालते और एक बार 2 डालते, अगर 2 से 4 सेकंड के बीच में बोला होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई नीट का फेवरेट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज पास्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो समझ रहे हो आई डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, देखिए क्या इंटीग्रेशन होता है, मतलब एरिया अंडर द कर्व बोल लो, या तो इंटीग्रेट कर लो, या तो फंक्शन बना लो, चाहे जितना जो बोलना है बोलो। खतरनाक तो नहीं हुआ ना ये, समझ गए होगे। डीक्यू में है ना, तो डीक्यू का इंटीग्रेशन, फाइंड चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 4 सेकंड, इसका एरिया निकाल लो सीधे। एरिया कैसे निकालोगे, देखो देखो, इस गधे ने क्यू इक्वल टू आई टी लिखा है ना, ये गधे ने, ये मनदीप गधा है, ये पुरानी बातें हैं, क्यू इक्वल टू आई टी नहीं होता है। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी तभी होता है जब आई कांस्टेंट हो, तभी तो इसको बाहर निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना, क्यू इक्वल टू आई टी कब होता है, ओनली व्हेन आई इज कांस्टेंट, ओनली व्हेन आई इज कांस्टेंट। मनदीप ने खुद लिखा है, मैंने नहीं लिखा है ऐसा, ओनली व्हेन आई इज कांस्टेंट, जबकि रियलिटी तो ये है। ठीक है, यहाँ पे आई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आई है ही नहीं, कौन सा आई से मल्टीप्लाई करोगे यार, अगर आई नहीं पता तो कौन सा आई से मल्टीप्लाई करोगे, अगर लीनियर होगा तब तो बीच से मल्टीप्लाई कर देंगे, जानते हो ये कई बार बताया मैंने, अगर लीनियर है तब तो बीच से कर दोगे, बीच तो वैल्यू 5 आएगी, तो 5 × 4 करके भी निकाल सकते थे क्योंकि लीनियर है। ठीक है, वरना हाफ बेस साइड करके निकालो, ओवर एक्सप्लेन हो रहा है। नेक्स्ट, जब भी ये तुम्हें ग्राफ दिया होता है ना, तुरंत इसकी इक्वेशन लिखने आने चाहिए यार, तुरंत इसकी इक्वेशन लिखने आने चाहिए। ठीक है, जानते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या होगा, i/10 + t/4 इक्वल टू इतना, तो टी का एक रिलेशन आ जाए, आई का एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, जब आई का रिलेशन आ गया तो आई डेल्टा टी के इंटीग्रेशन से कर सकते हो, आई का एक रिलेशन आ गया, आई डेल्टा टी के इंटीग्रेशन से कर सकते हो। किस बंदे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस बंदे को, जो ये नहीं जानता कि आई डी टी का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आई डी टी का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो नहीं जानता उसी को मेहनत करनी है। क्यों, हम तो जानते हैं डी टी तो ये चीज़ होती है, ये डी टी होती है, ये उस समय का आई होता है। ठीक है, तो ऐसे सभी छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन जो है वो तो फुल एरिया दे देगा। नाउ आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग, आई नो दिस थिंग, सो आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, अब आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट समझ रहे हो ना, ड्रिफ्ट करना है, ड्रिफ्ट हो जाना एक इंग्लिश का जनरल टर्म है। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसने बुक से लिखा है, ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाया है। ठीक है, बुक से तुम्हें इसकी डेफिनेशन ढूंढनी है। ठीक है, बुक से इसकी डेफिनेशन ढूंढनी है, लिखनी है। द की वर्ड इज एवरेज, दिस इज द की वर्ड विच आई एम गोइंग टू टेल यू। इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज 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 एवरेज, ड्रिफ्ट इज एवरेज, ड्रिफ्ट इज एवरेज, एवरेज वर्ड नहीं छूटना चाहिए तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में। ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो क्या होता है, जैसे एक वायर खरीद कर लेकर के आओ, कॉपर का कोई भी वायर टूटा हुआ, तुम्हारे घर में एक छोटा सा वायर ले लो, कोई भी तुम्हारे घर में ना एक छोटा सा वायर ले लो, उसके अंदर में जब तुम उसको बैटरी से कनेक्ट करे रहो चाहे मत करे रहो किसी वायर को, ठीक है, तुम जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अगर बैटरी से नहीं भी कनेक्ट किया हो, बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा, समझ रहे हो, देखो कैसे मूव कर रहा है आसपास में। नेट इफेक्टिवली कहीं जा पा रहा है क्या, नेट इफेक्टिवली नहीं जा पा रहा है, वहीं आसपास कहीं है, आसपास ही कहीं है। ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है ना इस टाइप की, रैंडम, ये हमेशा हो रही है, चाहे तुम बैटरी से कनेक्ट करो मत करो, उसकी स्पीड इतनी रहती है, अ माइंड स्टैगरिंग 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, विच इज 10 to the power 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 1000 किलोमीटर इज दिल्ली, तुम जगह पे हो जिस जगह पे, वहां से 1000 किलोमीटर तो दिल्ली है, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन दिल्ली से वापस दिल्ली तक जा रहा है, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन दिल्ली तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, काश ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होती।
इतना फास्ट होते हुए भी नेट किधर भी नहीं जा पाता वो, क्योंकि वहीं पे रैंडम मोशन करता है। दिस इज व्हाट दे डू, है ना, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। दिस इज व्हाट दे डू। बट बट व्हेन यू अप्लाई अ एक्सटर्नल, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो ये तो ऐसा मूवमेंट कर रहे थे, है ना, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि तुमने इनकी ज़िंदगी में ऑर्डर लाने के लिए एक बैटरी लगाई। तो बैटरी रियलिटी में क्या करता है, हम बोल तो दिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही बात है, बट बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करता है ना, पॉजिटिव है टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तुम समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। तुम्हें कैसे बनाना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ से निकलते हुए, ऊपर से जाते हुए, इधर से आते हुए, वापस ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वायर के अंदर। अगर नहीं समझ पाए हो ना तो वायर को मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ, देखो ये वायर है, बोल रहा हूँ ये वायर है, ये कोई अलग वायर नहीं है, इस पोर्शन को मैंने जूम करके दिखाया हुआ है, ये यही वायर है, ऐसा ही पतला सा ही वायर है, बस मैंने जूम करके दिखाया हो ताकि तुम ढंग से समझो। इस वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है बैटरी, वायर के अंदर में। वायर के अंदर में ही क्यों, क्योंकि वायर उसको अच्छा लग रहा है, वायर के अंदर में फील्ड का जाना बहुत सरल रहता है। खैर छोड़ो, वायर के अंदर क्रिएट कर रहा है उतना ध्यान मत दो। ये इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो अगर तुमने इस पोलैरिटी का बैटरी लगा रखा है ना, इस पोलैरिटी का, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स महसूस करेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो जाएगा। कैसे जाएगा मालूम है, रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, उसको नहीं रोक सकते, ये रैंडम मोशन धीरे धीरे इधर मूव हो रहा है, ठीक। देखो क्या हो रहा है, हाथ देखना मेरे, रैंडम तो कर ही रहा है, पहले ऐसा से कर रहा था रैंडम, अब वो रैंडम भी कर रहा है और धीरे धीरे इधर मूव भी करते जा रहा है ना, वो जो डिस्टर्बेंस है वो रैंडमली मूव होते 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 साथ इधर जाते जा रही है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। द रैंडम मोशन इज नेवर स्टॉपिंग, इट्स स्टिल देयर, ठीक है। ये रैंडम पैटर्न धीरे धीरे इधर मूव कर रहा है ना, धीरे धीरे ही क्यों मूव कर रहा है बता रहा हूँ, बताऊंगा, ठीक है, ओके। जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली इतनी निकल करके आती है, देखो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये देख रहे हो, +6 -3, 1 mm/सेकेंड में इतनी धीरे तरीके से वो ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो वाली भी है, अगर मैं तुम्हें अभी ये बोलूँ ना, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी करके, बहुत ज्यादा होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है इस स्पीड के सामने, ठीक है। बट इस स्पीड से वो वायर के अलोंग नहीं मूव कर रहा है, इस स्पीड से तो रैंडमली अपने आसपास वाली जगह में घूम रहा है वो, किसी डेफिनेट डायरेक्शन में। अब समझो ना, ये डेफिनेट डायरेक्शन में, ये जो रैंडम मैंने बनाया है वो डेफिनेट डायरेक्शन में इधर मूव करने लग जा रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, क्यों धीरे धीरे मूव करता है समझ ही रहो, जैसे ही एक्सेलरेट होता है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, देखो फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट तो होगा ही नहीं यार, तो एक कर्नल से टकरा जाता है, इधर जाता है, ठीक है ना, फिर इधर आ जाता है, यहाँ पे दूसरे कर्नल से टकराता है, फिर इधर आ जाता है, यहाँ पे तीसरे कर्नल से टकराता है, फिर इधर आ जाता है, यहाँ पे चौथे कर्नल से टकराया, इधर चले गया, ठीक है। बट ओवरऑल सामने की तरफ जा रहा है, ओवरऑल सामने, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय उसको किधर एक्सेलरेट कर रही है, राइटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग इट टुवर्ड्स राइट। टकरा टकरा जाने के चलते उसकी उतनी स्पीड नहीं आ पाती है, वो मोर और लेस एक एवरेज स्पीड से ही मूव करते रहते हैं सामने। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज एक्सिलरेटिंग एट एवरी मोमेंट, हर बार टकराने के बाद वो फिर से एक्सिलरेट हो रहा है ना, हर बार, बट ऑन एन एवरेज रफली एक स्पीड से मूव करता है, वो रफ स्पीड इतनी निकल करके आती है, ठीक है। समझ रहे हो क्यों ड्रिफ्ट हो रही है, क्यों ये स्पीड बहुत कम है, बार बार टकरा जा रहा है, चाह तो रहा है एक्सिलेट होना बट नहीं हो पा रहा है, ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज this you have to notice if you want to crack IIT-JEE, since the electric field is over here in this direction, ठीक है, बट यहाँ पे ना उल्टा होता है, अंदर में बैटरी के अंदर में उल्टा रहता है,
उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है भाई। लाल और हरे को मिलाया तो नीला हो गया, ये नहीं है फिजिक्स। उल्टा नहीं है रियलिटी में सही ही। अंदर में तुम्हें क्या दिख रहा है? एक पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है, ठीक है, और एक नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, नेगेटिव प्लेट दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, बाहर में भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कुछ भी अलग हो रहा है क्या? कुछ अलग नहीं हो रहा है। इफ आई आस्क यू, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर क्लोज्ड कंटिन्यूअस फील्ड? तो बताओ क्या आंसर होगा, ये से नो? यस सर। वाह, कैसे क्लोज्ड कंटिन्यूअस हुआ? कहाँ है क्लोज्ड? कैसे यहाँ से निकल करके पूरा खत्म थोड़ी हो गया, वहीं तक थोड़ी आया। नहीं है, कंप्लीट लूप नहीं है ये, ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा डायरेक्शन है यहाँ पे, हमें ये आंसर देना है कि नो इट इज़ नॉट क्लोज कंटिन्यूस कर, डिसकंटिन्यूस है। थोड़ा टाइम तक तो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होने लग जा रहा है, ठीक है, यही आंसर देना। इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक दैट वे, तो ऐसा सोचो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें फिर से, ड्रिफ्ट वाली तो रहेगी ही, सॉरी, ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल वाली तो रहेगी, एक ड्रिफ्ट वाली भी आ जाएगी जब एक बैटरी लगा दोगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ये 1 mm पर सेकेंड है या फिर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो जब तुम स्विच को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब तो तुरंत जल जाता है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बल्ब के बल्ब पास के भी पास वाले ठीक है, यस सर, बल्ब के पास वाले जाएंगे बल्ब में। परफेक्ट है ना? यस सर। दिस इज अ की पॉइंट, बल्ब के पास वाले तुरंत बल्ब, बल्ब के जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको भी पता चल जाता है बैटरी के ऑन होते ही। हमारे घर में बैटरी का काम कौन कर रहा है? हमारे घर में बैटरी का काम कर रहा है एनटीपीसी का थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। एनटीपीसी से आ रहा है हमारे यहाँ पे करंट। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारा सी एस पी डी सी एल है, बट वहाँ से आ रहा है करंट, तो वो बैटरी समझ लो हमारे घर का बहुत बड़ा बैटरी है। तो जब जब तुम स्विच ऑन करते हो ना, तो ये इन्फॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होनी है, सेटअप करना है, ये वाला इन्फॉर्मेशन ना तुरंत लाइट की स्पीड से जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो पता सबको लाइट की स्पीड से चल जाता है, इसलिए तुरंत ऑन हो जाता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, सुपर सीबीएसई टॉपिक, सुपर आएगा डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें क्या रिलेशन है करके, ठीक है। तो ऐसा मान लो, करंट क्या है? करंट ये है कि तुम्हें किसी क्रॉस सेक्शन पे, देखो करंट कैसे डिफाइन करते हैं, तुम्हें किसी क्रॉस सेक्शन पे नजरें बिठाए खड़े रहो, देखो कि कितने चार्ज पास हो गए, समझ रहे हो? मान लो तुमने dt सेकंड तक नजरें बिठाए खड़े रहे, और dt सेकंड में dq चार्ज पास हो गया, तो तुम क्या बोलोगे कि करंट तो dq/dt है। जैसे 1 सेकंड तक तुमने देखा, चलो 2 सेकंड तक तुमने देखा, और 2 सेकंड में 10 कूलम पास हो गया, तो तुम बोल दोगे 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। इसी बात के हिसाब से, इसी बात के हिसाब से हम यहाँ पे नजरें बिठाए खड़े थे dt सेकंड के लिए, है ना, चलो t सेकंड मान लेते हैं, dt मानो t मानो एक ही बात है, t थोड़ा बड़ा सेकंड है, तो तुम्हारे पास तक कितने चार्जेस पहुंच पाएंगे, तुम्हारे इस बाउंड्री तक कितने चार्जेस पहुंच पाएंगे? अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस डायरेक्शन में vd के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, vd के स्पीड से, तो t सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेगा डिस्टेंस? वो vd इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, वो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है इलेक्ट्रॉन t सेकंड में, ठीक है। तो सोचो जब तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम्हारे ये पास वाले इलेक्ट्रॉन तो पास हो ही जाएंगे, ये वाले पास हो ही जाएंगे, ये भी पास हो जाएगा, मैक्सिमम कितने दूर तक का इलेक्ट्रॉन वाला पास होगा? जो vd इंटू टी दूरी पे खड़ा हुआ है, जो vd इंटू टी दूरी पे है, वही इलेक्ट्रॉन t समय में vd इंटू टी पार करके जस्ट पार हुआ होगा, उसके जस्ट पीछे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये t सेकंड तक तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, ये t सेकंड तक यहाँ तक ही कहीं पहुंचेगा, तो ये तो पार होगा ही नहीं, तो ये हमारे करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, समझ गए होगे, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि all those charges which are in this volume
will be crossing our given cross section. So let us say in this volume the number of free electrons per unit volume is n. ये क्वांटिटी ना पता होती है, एक्सपेरिमेंटली पता होती है क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट कर रखा है बाकी लोगों ने, एक्सपेरिमेंटली पता होती है। और एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है एक मटेरियल का। ये कैरेक्टरिस्टिक है एक मटेरियल का। बोलने का क्या मतलब होता है जानते हो क्या? मतलब उस मटेरियल के लिए वो फिक्स है। कॉपर है तो कॉपर तुम चाहे मेरे दुकान से खरीदो चाहे किसी और के दुकान से खरीदो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा। 1 मीटर क्यूब में 10 करोड़ है तो 10 करोड़ ही रहेंगे लगभग हर वायर में। लगभग बोल रहा हूँ ना, ऑब्वियसली समझ रहे हो, लगभग एक्सपेरिमेंटली नोन होता है, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। तो ओनली दिस मच इलेक्ट्रॉन विल बी क्रॉसिंग, ठीक है। ठीक, फिर यहीं पे आ जाओ। अब हम लोग आई को क्या बोलना चाह रहे हैं कि कितने क्यू पास हुए उस टी समय में, कितने क्यू पास हुए उस टी समय में। तो कितने क्यू पास हुए, नंबर डेंसिटी है ना, इनटू उस वाला वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम। देखो ना डायमेंशनली क्या हो रहा है, नंबर इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एन इंटू वॉल्यूम अपॉन टी। एन कौन सा वॉल्यूम, किस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वॉल्यूम का एरिया लेंथ इतना है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। यार ये ना क्या लिखा है इसमें मैं बताता हूँ, वी डी लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखी है इसने, इंटू टी लिखा हुआ है। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टी, ये तो वॉल्यूम, अब जाकर के वॉल्यूम बना है ये, अब जाकर के वॉल्यूम बना है, ठीक, अपॉन टी। तो ये आ गई ये, ठीक है ना। तो ये तो हमारा, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, चार्ज कैसे होगा, चार्ज कैसे पता चलेगा, ई से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक का चार्ज तो क्यू है ना, हर एक का चार्ज ई है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का। एन इंटू वॉल्यूम करने से कितने लोग हैं ये पता चला, नंबर पता चला, टोटल चार्ज पता करना है तो हर एक में इतना चार्ज है, एक ई भी रहेगा। तो क्या आ गया, एन ए ई वी डी, ये आई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एन ए ई वी डी। एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी। मैं अपने समय पे ना फास्ट मेमोरी में रखने के लिए नाइव याद करता था, पता नहीं क्यों, नाइव, नाइव वर्ड बोलता था, ठीक है। तो मेरे को फास्ट मेमोरी में याद रहता था। दैट्स माई वियर्ड टेक्निक, यू कैन हैव योर। वही डेरिवेशन करके दिखाई गई है। चलो 1 मिनट में पूछता हूँ मैं, किसी को डाउट है क्या उसमें? हाँ सर। ठीक है, वो डेरिवेशन याद रखना है। एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेक कांस्टेंट, एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेक कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि एक वायर है ना, देखो यार, तुम्हारे पास मैं कॉपर का ऐसा वायर दे दूँ, फिर मैं बोलूँ कि कॉपर के तुम्हारे ऐसे वायर में 1 मीटर में कितना है इलेक्ट्रॉन, तो तुम बोलोगे 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तुम बोलोगे कि 1 करोड़ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वायर को ऐसे काट करके दे दूँ और मैं तुमसे बोलूँ कि अब तुम्हारे 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बोलोगे 1 करोड़ है भाई। ठीक है ना, वो तो कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब ऐसा रहता है एक क्रॉस सेक्शन, और मैं तुमसे बोलूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी कि यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो तुम क्या सोच करके आंसर दोगे? जब ऐसे केसेस रहते हैं ना तो क्या कांस्टेंट रहता है, करंट। यहाँ से जितने चार्जेस पर सेकंड जा रहे हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने चार्जेस पर सेकंड जा रहे हैं, उतने ही यहाँ से भी पर सेकंड जा रहे होंगे। कॉल आ रहा है यार, रुको। हेलो। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी तो नहीं। ठीक है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रहा है क्या, कॉल आ गया था? अरे सर। ठीक है, देखो वही हो रहा है।
करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यार इस बात का लॉजिक क्या है कि करंट कांस्टेंट रहेगा? करंट इज व्हाट, पर सेकंड कितने कूलम्ब जा रहे हैं, तो 10 कूलम्ब जा रहे हैं। 10 कूलम्ब एक्चुअली में लोग हैं कुछ, समझ रहे हो ना, 10 कूलम्ब लोग कुछ लोग हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से 10 कूलम्ब लोग निकले हैं, तो यहाँ से भी 10 कूलम्ब लोग पार हो ही रहे होंगे ना हर सेकंड, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या हो रहा होगा, यहाँ से 10 कूलम्ब लोग निकले थे साहब, यहाँ वाले ने बोला, यहाँ वाला बोल रहा है नहीं यहाँ से तो बस 4 4 कूलम्ब निकल रहे हैं पर सेकंड में, तो इस जगह पे फूल रहा होगा क्या, ये फूल जा रहा होगा फिर तो, ये भर रहा होगा वहाँ पे है ना, हर सेकंड 6 कूलम्ब, तो फूल जाएगा तुम्हारा। कभी देखो वायर को ऐसे फूलते हुए, नहीं फूलता है कभी, ठीक है। तो I1 = I2 रहेगा। इट इज़ जस्ट, जब भी करंट सोचो तो विजुअलाइज करना, कुछ लोग मूव कर रहे हैं बस। तो एन आई वी डी बराबर रहेगा, ई तो ई है, कट गया, एन तो कैरेक्टरिस्टिक है, कट गया, तो A1 VD1 = A2 VD2 है ना, याद है A1 V1 = A2 V2। पानी है पूरा पानी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पानी है, पानी जैसा फ्लो है। तो जिस जगह पे क्रॉस सेक्शन छोटा रहता है उस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा रहती है ना, क्रॉस सेक्शन छोटा रहने के चलते वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, वही बात है। ये देखो उंगली, खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो, खुद सीखोगे सॉल्व करो, मतलब रीड करो सॉल्व को, सॉल्यूशन को। ठीक है, यस सर। रैंडम मोशन के चलते डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 100 करोड़ बिलियन ट्रिलियन ईयर्स ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट। तो डिस्टेंस उतने सेकंड में कितना हुआ है, स्पीड इनटू टाइम। हमने वो वाली स्पीड क्यों नहीं जोड़ी, वो वाली स्पीड भी जोड़ी है रियलिटी में, है ना, वो वाली स्पीड भी जोड़ी है। कुछ फर्क पड़ गया क्या आंसर में, कुछ आंसर में फर्क पड़ा, रफली जोड़ी है ना, समझ रहे हो, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं जोड़ा है हमने, रफली जोड़ा हुआ है। तो 10⁹ + 1 मीटर, वाह, मतलब 10 लाख किलोमीटर प्लस 1 मीटर और। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, उतना कम स्पीड को हम नहीं ध्यान दे रहे। नाउ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिस बात को पूरी दुनिया इस बात से जानती है, ठीक है, वो हम अभी डिराइव करने वाले हैं कि आता कहाँ से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है, ठीक है। इसके दो डेरिवेशन हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में दो डेरिवेशन है इसके, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक सीबीएसई डेरिवेशन है, एक जेई डेरिवेशन है, ठीक है। जेई डेरिवेशन को जेई वाले स्कूल्स में, सॉरी जेई वाली कोचिंग में कराते हैं, मुझे ज़्यादा करेक्ट लगता है, ठीक है। सीबीएसई वाला उतना करेक्ट नहीं लगता है, बट फाइनल आंसर ऐसा निकल करके आता है जिससे दोनों ही परफेक्टली सेम मतलब के निकल करके आ जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, तुम्हें ये करना है। तुम्हें कॉम्पिटिटिव में तुम्हें कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो तुम्हें सीबीएसई के लिए बस डेरिवेशन पढ़ना है, तो सीबीएसई वाला पढ़ो, जेई वाला क्यों पढ़ोगे, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे जेई वाला ही कराया हो, बट अगर नहीं भी कराया तो एक असाइनमेंट ले लो, असाइनमेंट है, एसएल अरोरा से इसको देखना, एसएल अरोरा से करना। याद रखना मेरे डीएवी के सारे स्टूडेंट का मार्क्स सीधे काट दिए थे उस स्कूल वाले ने, सीधे 5 मार्क्स का था, काट दिए थे, ठीक है।
बट मैंने अपने 12th में जेई वाला ही डेरिवेशन लिखा था। अगर एग्जाम में आया होगा तो मैंने जेई वाला, क्योंकि मैं सीबीएसई वाला जानता ही नहीं था। जब स्कूल वालों ने मार्क्स काटे ना, डीएवी वालों ने, तब मैंने देखा कि अच्छा, इनकी साइंस अलग है क्या कुछ। बेकार लोग हैं यार, छोड़ो। ठीक है, ये सीबीएसई डेरिवेशन है बाय द वे। देखो, कर्नल भले ही पास में रहते हैं लेकिन कुछ तो भी दूरी होगी उनकी, उस दूरी का नाम ना लैम्डा रख देते हैं। ठीक है, ओके, समझ रहे हो, हर कर्नल बराबर दूरी पे नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई एक एवरेज लैम्डा तो होगा, कोई एक रफ रफ दूरी तो होगी कोई एक। तो जब एक बार टकराया ना, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो टकराने के बाद, इस समय के बाद को हम लोग एनालाइज करें, इस टकराने के समय को टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं, इसके बाद को देख रहे हैं, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो u प्लस ए टी होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो u प्लस ए टी होगी। ठीक है ना, u प्लस ए टी। तो हम बोलते हैं कि लगभग इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चल रही है करके। एक बात समझ के, यहीं पे सीबीएसई करना अंडरलाइंग एजम्पशन गलत है। भाई वीडी वाली स्पीड से पूरे टाइम चल रही है क्या, तुम खुद बताओ। ये फॉर्मूले के हिसाब से तो टकराने से जस्ट पहले उसकी वैल्यू वीडी होगी ना। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी अटेंड आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, यही डिफरेंस है सीबीएसई और जेई में। हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी मानेंगे, जेई में उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी बाई टू मानते। ठीक है, वो बोलते कि लगातार तो स्पीड बदल रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बीच वाले स्पीड, रफली एवरेज वाली स्पीड से चल रही है पूरे टाइम तक। ठीक है, ओके, तो दैट इज देयर। तो वीडी ऐसे निकालना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है। फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर में, इस इलेक्ट्रॉन को क्यूवी फोर्स लग रहा है। मास तो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना। ठीक है, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने वाले टाइम को या तो टी से डिनोट कर लो, या तो टेक्निकल टर्म में इसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ से ऐसे ही, बस टी की जगह टाउ कर दिया। इस टाउ का एक नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच के समय में क्या हो रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, टकरा तो नहीं रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा जानते हैं क्या, ई डॉट एल जो होता है, जो ये एल है बाय द वे, इस लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है वही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ई डॉट एल जो आ रहा है हमारा, वही हमारे लिए वी है। याद करो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, माइनस होना चाहिए था, आई नो। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव आएगी क्या, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड के बस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू वी बाई एल लिख लो, इसी ई को वी बाई एल डाल लो, तो ये ऐसा हो गया है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका क्या रिलेशन था, एन ए ई वी डी। ठीक है, ठीक है, तो वी डी की जगह में फिर ये वाली चीज डाल लो, वी डी की जगह में वो चीज डाल लिए, तो आई इक्वल टू, ये सब हो गया, इसमें ये वाला वी क्या है, ये है, इसमें ये वाला वी जो है वो बैटरी का पोटेंशियल है। कहाँ से आया था वो, वी बाई एल करने से, है ना। वी बाई एल क्यों किए थे, क्योंकि ई डॉट एल वी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा है हमने। ठीक है, अब तो ये बैटरी, ये इसको इधर रहने दो, वी को, ये बैटरी का पोटेंशियल है, इधर आई है, तो बाकी जो चीज रह गया, वी नो फ्रॉम द ओम्स लॉ, ये जो बाकी चीज रह गया दैट मस्ट बी वन बाई आर। इसका मतलब आर को मैं क्या लूंगा, एम एल अपॉन एन ए टी स्क्वायर, टी ई स्क्वायर, टाउ ई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। देखो याद क्या करना है तुम्हें, ये देखो, ये पूरा भी बाय द रट्टा याद होना चाहिए, रट्टा। तुम्हें याद करना है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो ये है। मैं ऐसे याद रखता था इसको, मैं कैसे याद रखता था उसको बाद में बताऊंगा, हंस पड़ोगे। वी, अब यहाँ पे जो टर्म है ना वो क्या आना है ये बता रहा हूँ, देखो नीट दिला रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, नीटा है बाय द वे, नीता जानते हो यार, नीता लड़कियों का नाम इसमें बहुत आएगा, इसमें मीना आएगी इस साल,
मीना आएगी, बीना आएगी, नीता आएगी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नीता नहीं है ये टीना है, मैं बोलता हूँ ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पसंद, ठीक है। नीता, ये ई इंटू ई क्या होगा, ई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जिन लोग नीट का मतलब जानते हैं वो समझ गए होंगे कि एम एल क्यों लिखा हुआ है नीचे में। जिन लोग नीट का मतलब जानते होंगे वो लोग समझ गए होंगे क्यों एम एल लिखा है। नीट मारो कुछ एम एल, ठीक है, जस्ट ऐसी। तो नीता एम एल, अगर ये कॉम्पिटिटिव होता ना तो कॉम्पिटिटिव में ऐसे लिखा होता, जे मतलब कॉम्पिटिटिव वाले डेरिवेशन में 2 ml। वो लोग 2 ml पीते हैं, यहाँ पे 1 ml है, ठीक है। तुम सोचो क्यों डिफरेंस नहीं है इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूले में, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है। इनमें इनके एन की वैल्यू कोई एन डैश हो जाएगी। जब ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होगे, ठीक है ना, तो ये एन की वैल्यू कुछ एन डैश ले रहे होगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, n/2n होगी। समझ रहे हो, डरो मत, बहुत कंफ्यूज मत हो। ये फॉर्मूला सेम है, इसमें ये जो एन निकल कर आएगा वो अलग आएगा, सेम वैल्यू है, कॉम्पिटिटिव इसमें सेम आंसर निकलता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वीडी वाले जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें स्मॉल ई कहाँ से आ रहा स्मॉल ई यहाँ पे, क्यू, क्यू चार्ज है, है? समझ गया। क्यू तो हाँ चार्ज सर। है, हाँ। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं, हाँ। एक इलेक्ट्रॉन का है। हाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, इलेक्ट्रॉन ही एक्सेलरेट ठीक है करता है, सर। हाँ। हाँ सर। तो ये नीता है, नीता आ चुकी है, तो लाइफ में टीना भी आ चुकी है, बीना मीना आएंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में आएंगे बीना मीना। रटा रहा हूँ मैं तुम्हें, रटो 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 इसको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, समझ गए हो गया रेजिस्टेंस, मैंने फिर से बोल दिया, ये एम एल अपॉन नीता, है ना, नीता, नीट वर्ड है उसमें। क्यों नीट वर्ड है मैं बोल रहा हूँ बताऊंगा मैं, है ना। नीता क्यों नहीं बोल रहा हूँ, नीट बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे आएगा। अच्छा यार यही तो रो एल बाई ए है ना, यहीं पे देख लो, यही तो रो एल बाई ए है, रो एल बाई ए है, तो रो क्या है बता सकते हो। M by Nita. Anit. Neat. ठीक है, एम बाई नीट। तो बस हो गया। रो पूछेगा तो ये एक्सप्रेशन बताना है तुम्हें, आई एम डूइंग नीट, ठीक है। तो ओम्स लॉ डिड्यूस हो गया, समझ गए होगे। ओम्स लॉ क्या है, आई इज प्रोपोर्शनल टू, वो खुद भी ऊपर कैसे चले गया, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो वही बता रहे आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो एम बाई नीट, देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो कम हो जाता है, क्यों। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से सीधे ऐसे गुजर सकता था ना, देखो नहीं टकराया वो दोनों से, समझ रहे हो, दोनों से नहीं टकराया वो, ठीक है। इससे तो मान लो ये है ही नहीं, मान लो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हटा दो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। ये से नहीं टकराया, बट जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके रैंडम जो मोशन है, वाइब्रेशंस, मोशन नहीं वाइब्रेशन, वो बढ़ जाते हैं, तो अब ये से कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, तो ये घट जाता है, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, समझ रहे हो। तो ये टाउ डिक्रीज हो जाता है, टाउ डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है, रो इंक्रीज होता है, इसीलिए रजिस्टिविटी इंक्रीजेस बोलते हैं, याद है कंडक्टर्स में, ठीक है ना। फॉर कंडक्टर्स इनफैक्ट एन भी मार्जिनली इंक्रीज होता है, देखो ये चीज इंक्रीज होगा, ये क्या है, एन, एन इज द नंबर ऑफ फ्री, ध्यान से सुनते रहना, एन इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स
inside the conductor, n is the number of free charge carriers inside the conductor. तो फ्री चार्ज कैरियर्स तो और प्रोड्यूस होंगे ना जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो और भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर में और ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहर आएंगे, तो चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कंडक्टर में ऑलरेडी इतने लोग बाहर हैं, ऑलरेडी इतने लोग बाहर हैं, जितने लोग को बाहर आना था लगभग उतने लोग बाहर आ गए हैं, और जो एडिशन है ना वो बहुत मार्जिनल होता है करके, बहुत मिनिमल होता है करके, ठीक है। इसीलिए इनके इंक्रीज होने का इफेक्ट उतना नहीं होता जितना इसके डिक्रीज होने का इफेक्ट होता है, इसलिए ये बढ़ जाता है। तुम समझ गए रो बढ़ गया है, अगर अगर रो बढ़ गया है, ठीक है, तो रो एल बाई ये भी बढ़ गया होगा, ठीक है। ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए बोल रहे हैं, बार बार बता दे रहा हूँ। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है बता सकते हो क्या? सेमी कंडक्टर्स में एन बढ़ता है, टाउ कम होता है, उसमें भी रिलैक्सेशन टाइम कम ही होगा, उसमें भी एन बढ़ेगा, बट इसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, ये इफेक्ट इज मोर, ये वाला इफेक्ट इज मोर। तो उसमें ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जो रजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। वो दोनों चीज़ें रही हैं। सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है उनमें, सेमीकंडक्टर्स ऑलरेडी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, इसलिए जब उनमें टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उनका इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन बढ़ने का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होने के इफेक्ट से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस बोल रहे हैं, मैं ऑब्जर्वेशन को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो ये किसके लिए लिख रखा है, सेमीकंडक्टर के लिए, वही बात बोल रहा था जो मैं अभी सेमीकंडक्टर के लिए लिख रखा है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, इंसुलेटर में भी ऐसा ही होता है। इंसुलेटर सर व्हाट, जो और ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, और ज़्यादा रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में देखो, इसमें अगर इतने लोग फ्रीली पड़े हुए हैं तो वो कंडक्टर हो गया, अगर इसमें इतने लोग फ्रीली पड़े हुए हैं तो सेमीकंडक्टर हो गया, मान लो। रफ रफ फिगर दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अगर इसमें इतने लोग फ्रीली पड़े हुए हैं, है ना, तो वो इंसुलेटर हो गया। तो ये दोनों तो सेम बिहेव कर रहे हैं ना, इनमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग नहीं है बाहर, तो एन बढ़ने का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। करंट डेंसिटी आ गया है, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। जब तुम वायर में करंट जा रहा है बोलते हो, तो वायर के सिर्फ पेरी फेरी में करंट जाते रहता है क्या, एकदम पेरी पेरी फेरी में नहीं ना, वायर के अंदर थ्रू भी, बीच में, समझ लो हर छोटे जगह पे भी करंट जाते रहता है, पूरा क्रॉस सेक्शन कंप्लीट डेंस पैक होकर के करंट जाते रहता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मान लो जैसे तुम बोलते हो ना 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो पूरा मिला करके 10 एम्पियर होता है, अंदर में जितने भी सॉलिड लाइन सोच सकते हो ना, भाई समझ रहे हो, पानी कैसे आता है पाइप में, पेरी फेरी से बस थोड़ी आता है, पूरा पानी मिला करके वो 10 एम्पियर होता है। पानी है तो एम्पियर में नहीं बोलोगे, पानी है तो मीटर क्यूब में बोलोगे, ठीक है। और क्या, करंट डेंसिटी, छोटा सा जो एरिया लिया है डिवाइडेड बाई उसका सरफेस एरिया, एरिया ये, ठीक है ना, तो डी आई बाई डी एस इंटू डी एस वेक्टर। ऑब्वियसली करंट डेंसिटी को एक वेक्टर की तरह हम बताना चाहेंगे तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम चाहे आई कैप बोल लेते, तुम्हारा मन होता है तो डी एस कैप को आई कैप बोल सकते थे, लेकिन ऐसे डी एस कैप बोल दिया कि ये डायरेक्शन पता नहीं कौन सा है, ये डी एस कैप है कोई, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, डी आई को क्या लिख सकते हैं इससे, डी आई को जे डी एस, डेंसिटी इंटू एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा, बस इतनी सी बात हो रही है। बस एक नोटेशन डेवलप किया हमने, कुछ काम नहीं है इस नोटेशन का। तुम जब बीएससी करोगे ना, यही नोटेशन भगवान होगा, यही नोटेशन भगवान होगा। आई वगैरह, आई ही नहीं लिखते हैं, आई लिखना ही बंद कर देते हैं, हर बात को करंट डेंसिटी से करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। आई नो क्यों करते हैं, बट तुम अभी उधर ध्यान मत दो, बस जे नोटेशन से करते हैं उधर, इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट को हमें ना सीखना है, ये लैंग्वेज सीखनी है। करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। किसी भी चीज़ का फ्लक्स कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालो बोलूंगा तो ई डॉट डी एस कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालो बोलूंगा तो बाद में बी डॉट डी एस कर दोगे, बी से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का बोलूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी एस कर दोगे। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी वेक्टर का
फ्लक्स है, करंट। समझ गए होगे, जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। ये पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो खुद से और आंसर देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड बाय पुलिंग इट एंड इट इज ऑल्सो रोल्ड ऑन इट्स सेल्फ। रोल्ड ऑन इट्स सेल्फ मतलब एक वायर लिए, ठीक है, एल लेंथ का, पहले तो उसको पकड़ करके मोटा किए हैं, सॉरी उसको पकड़ करके स्ट्रेच किए हैं, लेंथ को डबल कर दिए हैं, एल को 12 कर दिए हैं, फिर उसको उसी पे रोल कर दिए हैं, ऐसे रोल किए हैं ऐसे, ठीक है, मतलब ये एल हो गया, ये एल हो गया है। एंड इट, ये टर्मिनोलॉजी सीखनी है तुम्हें, बुक में ये लैंग्वेज यूज करते हैं। एंड रोल ऑन इट सेल्फ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, मतलब अब ये जो वायर है ना, इसकी न्यू रेजिस्टेंस बतानी है तुम्हें। तो यहाँ और यहाँ के बीच में बैटरी लगा रहे हैं ऐसा सोचोगे तुम, ठीक है, एक सिंगल वायर बन गई है ये, इसकी न्यू रेजिस्टेंस बतानी है। देखो खुद देखो, खुद देखो, वॉल्यूम है ये बाय द वे, वॉल्यूम नहीं बदलेगी। बता देता हूँ मैं, बता ही देता हूँ। Yes, sir. समझ गए ना, समझ गए तो एकदम फास्ट समझाता हूँ। देखो, अगर ये एल है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो जब इसको 12 बना दोगे, ठीक है ना, 12, तो जो रेजिस्टेंस नया होगा वो रो तो नहीं बदल जाएगी, रो एल, लेकिन एरिया भी हाफ हो गई होगी, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 4 हो जाएगा, ये पूरे का पूरे का रेजिस्टेंस 4 आर हो जाएगा, अगर पहले आर थी तो आर न्यू, ठीक है। अब इसको जब खुद के ऊपर फोल्ड कर दोगे तो पैरेलल जैसा हो गया, ठीक है ना, पैरेलल, तो पैरेलल नहीं हुआ, जब इसको फोल्ड कर दिया तो, अरे यार फोल्ड कर दिया तो इसका लेंथ एल है अभी भी, इसका लेंथ 2, इसका लेंथ कितना हो गया, और पहले a/2 हो गया तो फिर से a हो गया है, ठीक है। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो, जब फोल्ड किया तो ये भी 2r का बन गया है और वो भी 2r का बन गया है ना, और 2r का पहला r होता है। कुल मिलाकर के ये आंसर है। नहीं समझ रहे हो तो क्वेश्चन पूछो, आई डोंट थिंक इट नीड्स एक्सप्लेनेशन दैट मच। पूछो पूछो, डाउट है तो पूछो। याद रखना, अब तुम 10th में नहीं हो, अब तुम 12th में हो, तो ना जब बोला जाता है कि वायर इज पुल्ड एंड द लेंथ इज डबल्ड, ठीक है, तो मतलब सिर्फ लेंथ डबल थोड़ी हुई है, एरिया भी हाफ हो गया होगा, तो दोनों चीज के चलते रेजिस्टेंस बदल रहा है। ये लिखना आता है, ये लिखना नहीं आता मत बोलना, बहुत मारूंगा। ये मैक्सिमम एरर है, याद करो, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यस। ठीक है, ओके। और रियलिटी में क्या होता, डेल्टा आर बाई आर अगर हमें निकालना होता, तो रियलिटी में तो ये होता, सिर्फ डेल्टा आर बाई आर निकालना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर नहीं निकाल रहा, तो ये माइनस डेल्टा ए बाई ए होता है, ठीक है, रियलिटी में, क्योंकि नीचे में तो माइनस डालते हैं। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैसे बोलते हैं, ऑन अ वेरी बैड डे बोथ टाइप ऑफ एरर्स कुड बी एडेड ऑन द सेम साइड, ठीक है। याद रखना कि एल इंटू ए जो है ना, वो तो कांस्टेंट होता है हमेशा, ये तो वॉल्यूम है, लेंथ इंटू एरिया, तो इसके लिए डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, वो तो जीरो होता एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल बाई एल जो है वो खुद ही माइनस डेल्टा ए बाई ए भी है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हें मैक्सिमम परमिसिबल एरर ना निकाल करके बस कुछ और निकलवाना चाह रहा हो, तो उसको ऐसा लिख सकते हो, 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ये चीज़ें कब वैलिड होती हैं, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये चीज़ें तब वैलिड होती है जब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी वैल्यूज हैं, डेल्टा जो है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। ये चीज़ की स्क्रीनशॉट खींचो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ टाइम, क्वेश्चंस के थ्रू कराता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है। खींच लिया होगा तुमने,
भाई ये क्या कर रखा है इसने। चलो क्वेश्चन ऐसे ही यहीं पे देता हूँ, देखो रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है पहले, बिफोर, ठीक है। बाद में जो लेंथ था उसको 5% इंक्रीज कर दिए, ठीक है। बस लेंथ को इंक्रीज किया है, पीछे जोड़े नहीं है, पुल करके किए हैं, पुल करके, ठीक है। तो आर न्यू कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। भाई ऐसा किए तो तुम्हारी ये चेंज हो गई होगी क्या, मटेरियल को खींचोगे, पतला करोगे, मोटा करोगे, मार दोगे तो मटेरियल तो वही मटेरियल रहेगा। एंड रो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, मारने पीटने से भी नहीं बदल जाता है, ऐसा मत सोचो डेंस बना दे रहे हो मार मार के उसको, वैसा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तुम्हें बस क्या पूछा गया है, फाइंड आर न्यू पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे तो बोलोगे डेल्टा आर क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तुम्हें इंक्रीज करने का बोला गया है, इंक्रीज, ठीक है। तो 5% डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू ही इन्होंने 0.05 बता रखी है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 0.05 बता रखी है। इंटू 100 मल्टीप्लाई करना चाहो दोनों तो तब फिर 5 लोगे, ठीक है। अब आर न्यू कितना है, ये तो 1 हो गया आई गेस, कितना हो गया, 0.1 हुआ है, 0.2 हो गया, अरे यार क्या हो गया, 0.1 हुआ प्लस आर, ये वाला प्लस आर, 11 ओम, समझ गए। फिर ये कब यूज़ करना है, ये पूछता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो इफ ड्यूरिंग मेजरमेंट, इफ ड्यूरिंग मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट, चलो सुन लो ध्यान से, इफ ड्यूरिंग मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ वॉज 2% एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया वॉज 4%, ठीक है। देन फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो and then find the error in measurement of resistance if error in measurement of रो इज ज़ीरो, ठीक है। एक में 2% था, एक में 4% है, तो टोटल 6% आंसर आ जाएगा तुम्हें। आर के उन्होंने यही पूछा ना, ये पूछा हुआ उन्होंने, तो 6% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स में जब आएगा एरर 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 तो ये करोगे, वरना ये करोगे, समझ रहे हो। अब ये देखो, ये तो हमें जब इस तरीके से सोचना है तो ये कर दिया हमने, ठीक है ना। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, और भी क्यों मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि ना स्टूडेंट सोचते हैं एक ही तरीका है इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज बाई 2%, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो यहीं से भी बना सकते हो, ये खुद से करो, तो खुद से करो ये वाले क्वेश्चन को, इतने ही लॉजिक से बन जाएगा। सब गधे हो गए हो क्या, नहीं निकाल पा रहे हो। परसेंट आ रहा है क्या, 4%? 4% आ रहा है कि नहीं तो देखना पड़ेगा ना।
0.08% बोलते हुए यहाँ पे 0.08% तो कदापि नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। डेल्टा आर बाई आर निकालना है, तो यहाँ से मेरे को ये पता था ये वाली बात से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब ये जो ऑपोजिट नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता था मैं? अभी तो एरिया वगैरह वाली बात हो रही है ना, तो डेल्टा ए बाई ए को भी ऐसे लिख लेते हैं, -2 डेल्टा ए बाई ए। क्या किया मैंने? इस चीज़ को, सॉरी हाँ, इसी चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, तो 2 बार माइनस आ गया, डेल्टा बाई ए, है ना। जानते हो ए क्या होता है? ए होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई ए क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए होगा रुको एक मिनट, 2r डेल्टा आर बाई, ये कांस्टेंट कहाँ चले गया? कांस्टेंट भी था, डेल्टा पाई बाई पाई लिखे थे उसको, ठीक है, वो मर चुका है। डेल्टा पाई बाई पाई लिखा है, मर गया वो, वहीं मर गया उधर। तो डेल्टा ए बाई ए क्या होता है रियलिटी में? ये होता है, ठीक है। इतना निकालने आना चाहिए तुम लोग को, और नहीं आता तो एक बार रटने आना चाहिए, रट लेना इसके बाद। मेथड है यार, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2r क्यों लिखा है मैंने? 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होता है ना, इसको मैंने 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होता है, इसको लिखोगे तो ठीक। तो ये हो गया, ये -4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होता है, ये रटना है बाय द वे। डेल्टा आर बाई आर इज, अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में बोल रहा है तो ये होता है करके, और लेंथ के टर्म्स में बोल रहा है तो 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल होता है, पढ़ ही चुका है इसको। ये दोनों रटने हैं बाय द वे, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं, व्हेन ओनली लेंथ इज बीइंग चेंज्ड, है ना, एंड व्हेन दिस इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। तो और क्या, -4 इंटू 2 मतलब -8%, -8%, 0.08 नहीं। टफ है क्या यार ये सब चीज़ें? टफ तो नहीं लगनी चाहिए तुम्हें ये सब चीज़ें। इसमें कौन सा पार्ट है जो तुम समझ नहीं पाए हो? लेट मी क्लीन दिस अप। ये माइनस साइन का बहुत सिग्निफिकेंस है बाय द वे। माइनस साइन क्या बताता है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे प्लस साइन क्या दिखाता है? और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना ये बात को। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे छोटी सी जगह में ही पूरे अभी तक का सार, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। जब लेंथ को चेंज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू -4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। जब सिर्फ रेडियस को चेंज कर रहे हो, ठीक है, रेडियस को चेंज कर रहे हो, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू -2 डेल्टा ए बाई ए, जब एरिया के चेंज के परसेंट के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पैराफ्रेज कर दी मैंने, दिस यू हैव टू मग अप। करने के 10 करोड़ तरीके हैं यार इसको, ठीक है, मैंने एक तरीके से बताया है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं 10 करोड़ तो नहीं होगा सर, हाँ 10 करोड़ नहीं है। देखो ये दूसरा मेथड है करने का, दूसरा मेथड है करने का, करना ऐसे, ठीक है। बाइनोमियल से कर दिया हमने, कैसे किया देखो ना, कर लेना यार, मैं नहीं करा रहा, ये सब चीज़ जानते हो तुम, बुक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बुक से देख लेना, छोड़ो। कराऊँ क्या एक बार चैट में लिखना, फिर मैं देखता हूँ दूसरा मेथड कुछ कराने का इसका। बता दो सर बोलोगे तो मैं बताऊंगा, वरना यहाँ पे डेरिवेशन लिखा हुआ है, तुम चाहो तो देख सकते हो खुद से। इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ, पहले का जो वॉल्यूम है बाद का वॉल्यूम हो जाएगा, ये चीज़ कर चुके हैं अभी हम लोग। L1 A1 को इतना बोल दोगे, बाद की लेंथ को अगर उसने बोला है कि X% से बढ़ा दिया है,
तो बाद का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 + x टाइम्स L1 हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कट गया, एल एल कट गया, तो R1/R2 का स्क्वायर इतना बन जाएगा। ठीक है, तो R1/R2 जो होगा वो इतना बन जाएगा। ये कैसे आ रहा है, ये वाला चीज़ का होल स्क्वायर क्यों आ रहा है, रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2। ठीक है, रो कट चुका है, पाई पाई कट चुका है, L1 L2, L1 ऊपर में L1 ही था, A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर, पाई कट चुका है, पाई R1 स्क्वायर, R1 इधर है, L2 क्या है था, L1 टाइम्स L1 का 1 प्लस ये टाइम्स है ना, तो यहाँ पे L1 था तो ये कट चुका है। ठीक है, अब 1 + x को वॉल्यूम कंजर्वेशन से L1A1 = L2L2 से वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम लोग अभी बताया कि 1 + x कितना है, उसी का स्क्वायर है, इसलिए वो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है ना, 1 + x के टर्म्स में अगर लेकर के आना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये जब ऊपर चले जाएगा तो -2 आ जाएगा। क्या करना चाह रहा है यार ये। ठीक है, मतलब इसने R2/R1 नहीं निकाला, पहले R1/R2 निकाल दिया था। ठीक है, R2/R1 चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में 2 नीचे आ जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, जब वापस आएगा इधर। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग बिकॉज यू आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नहीं हो तो देख लेना। इस क्वेश्चन को करो, चलो ओरल बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, वही चीज लिखी हुई है, Δr/r इक्वल टू, या तो तुम 2 टाइम्स Δl/l बोलो, तो ये तो दिया हुआ है 1%। ठीक है, या तो Δr/r को अगर एरिया के टर्म्स में बात कर रहा है तो -2 टाइम्स Δa/a बोलो। ठीक है, या तो Δr/r को अगर रेडियस के टर्म में बोल रखा है तो -4 टाइम्स Δr/r बोलो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, ईच एंड एवरी इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर से उसी चीज को 10 बार, पता नहीं कितनी बार आखिर, ओहो। चलो इस क्वेश्चन को करो, सेम क्वेश्चन है, बिटसेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बिटसेट एग्जाम दिलाने जाओगे ना, फेवरेट। यस सर। हाँ धीरे भाई, मेरे कान में दर्द हो गया। सॉरी सर। हाँ ठीक है, डन, सब लोग समझ गए ना। कैसे लिखते हैं, नीचे वालों को माइनस में लिखते हैं जब तक मैक्सिमम परमिसेबल एरर ना पता करना हो। Δ/g जो है, अब कुछ गधे बच्चे आ जाएंगे सर, Δg/g 0.4% कैसे हुआ, वो तो 0.04 हुआ। ठीक है, परसेंटेज निकाला है हमने, कॉमन सेंस थोड़ा लगाना होगा। बाय द वे ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो हैव पेशेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बदलने पे कैसे रेजिस्टेंस बदलता है। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, एवरी वन ऑफ यू नो दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम वेयर, याद है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला करते थे थर्मल एक्सपेंशन में, ये कहाँ से है बता रहा हूँ मैं। हम लोग ये बोला करते थे, थर्मल एक्सपेंशन नहीं, अब रेजिस्टेंस में बोलता हूँ। देखो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो रेजिस्टेंस जितना चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनैलिटी है ये, किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि तुम कितना टेम्परेचर को बदल रहे हो। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस कितना है उसका, R0 ऑलरेडी कितना है। कैसे भाई, अगर
100 ओम का है और 10 डिग्री बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है इसमें 10 ओम का बदलाव आ जाए, बहुत एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। बट अगर 1 ओम का है और 10 डिग्री बढ़ा रहे हो तो थोड़ी 10 ओम का बदलाव आ जाएगा यार। तो ऑलरेडी कितनी वैल्यू है ना। ये लेंथ वाले एग्जांपल से समझ रहे हो कि लेंथ में भी ऐसे ही होता था, जितना लंबा रहता है उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है लंबा होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या उतना ही लंबा होता ही है वो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन जब करते हैं तो ऐड मत कर देना, अभी प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसका नाम अल्फा रखते हैं। ये अल्फा सेम नहीं है, ठीक है। तो अल्फा को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तब जब बड़े बड़े चेंजेस हों, छोटे चेंजेस हों तो क्या कहें, डी टी, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। रो में भी सिमिलर लॉजिक, डेल्टा रो, सिमिलर लॉजिक से जाते जाओ तो ये आ जाएगा। रजिस्टिविटी चेंज होती है, टेम्परेचर बदलोगे ना, अगर टेम्परेचर बदल रहे हो तो तुम्हें याद है मैंने क्या बोला, जब टेम्परेचर बदल रहे हो तो अंदर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अंदर का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, ठीक है। नए नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, जो वैलेंस बैंड में छुपे रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब वैलेंस के अंदर में भी जो रहते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज देयर। इसको क्या करोगे, इसको इधर लेकर के आओ। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि रो का क्या एक्सप्रेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो समझ रहे होगे, रो को इधर ही रहने दो अगर रो का डिपेंडेंसी चाहिए। अल्फा डेल्टा टी, इंटीग्रेट करने से पहले क्या रूल होता है, बेसिक रूल अगर तुम्हें याद हो, इंटीग्रेट करने से पहले डी डी वाली चीज़ें अलग अलग साइड में होनी चाहिए, तो वो तुमने कर दिया। इसको इंटीग्रेट कर दिया एक बार, इसका एल एन रो आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि हमारी पहले रजिस्टिविटी कोई रो नॉट थी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, फिर किसी रो तक गई है, तो एल एन रो माइनस एल एन रो नॉट का ऐसा आ जाता है, अल्फा डेल्टा टी अल्फा। तो अब अल्फा जो होता है ना उसको नियरली कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉर अ गिवन सर्टेन टेम्परेचर रेंज अल्फा डज नॉट चेंजेस फॉर अ गिवन सर्टेन रेंज। तुम्हें याद है 11th में ग्राफ पढ़ा करते थे, सॉरी, ऐसा करके कुछ ग्राफ पढ़ा करते थे, याद है। तो बोलते हैं कि सर्टेन गिवन टेम्परेचर रेंजेस के लिए, छोटे रेंज के लिए उसको लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। किसका ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, छोड़ो ना यार, छोटे टेम्परेचर रेंज में नहीं बदल रहा है बोलोगे, अगर बदल रहा होगा तो खुद दिया होगा अल्फा ने उसका कि अल्फा ऐसा बदल रहा है करके, तो इंटीग्रेट कर लेना। जब नहीं चेंज हो रहा है अल्फा तो ऐसा बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा। इसको उधर भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, ई टू द पावर हो जाता है वो, तो ये आ जाता है, ठीक है। फॉर स्मॉल डेल्टा टी, तुम्हें ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन मैंने कभी बताया है, ई का पावर एक्स रियलिटी में एक एक्सपेंशन है, जानते हो ना। यस सर, बताए थे एक बार। ठीक है, तो ये तो गया। जब छोटे हैं तो उनके हायर पावर्स को हटा सकते हैं। अब सर कितने हायर पावर से हटाएं, एक्स स्क्वायर को हटाएं, एक्स क्यूब को हटाएं, कहाँ के आगे को हटाएं, तुम्हारी मर्जी है। जितने दूर तक कंसिडर करते जाओगे उतना तुम्हारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आते जाएगा, ठीक है। बट इन जनरल हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे को हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्स छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो निहायत ही छोटा होगा, तो निहायत छोटा होने के लिए इसको हटा दो, ये इतना रह जाता है, यहाँ से ये आ जाता है ना। जो चीज़ें रो फॉलो कर रहा है, ठीक है, रो वैसा ही आर भी फॉलो करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलर लॉजिक से हर चीज़ सिमिलर लॉजिक से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, जब अल्फा डेल्टा टी जो है ना वो 1 के कंपैरिजन में मत हो, 1 से कम 10 गुना छोटा हो, तभी तभी ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, तभी इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, तभी इसको हटा सकते हैं। तुम ध्यान दे रहे हो, तो अल्फा डेल्टा टी अगर पॉइंट बना जाता है तो चलेगा। अल्फा की वैल्यू जो है ना ऐसे कुछ दी होंगी 10⁻³ पर केल्विन टाइप की। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनना चाहिए, मतलब डायमेंशन लेस बनना चाहिए यूनिट वाइज, है ना। तो इसका पर केल्विन होगा डायमेंशन। क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये रीड करो और खुद आंसर देखो। जानते हो ना वो वाला एक्सप्रेशन को ऐसा लिख ही सकते हैं करके, पढ़ रखा है पहले तुमने 11th में।
चलो हो गया होगा, मान लेते हैं। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलो। इसको देखो तो, अ कंडक्टिंग वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट इतना। हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता है। कब नहीं होता? जब अल्फा डेल्टा टी 1 के कंपेरेबल हो जाता है तो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, 0 केल्विन है ना, याद रखना इसमें। केल्विन, ठीक है, केल्विन में बात करते हैं मान लो। एंड अल्फा इतना, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 273 केल्विन। तो नहीं यूज़ कर सकते इसको, तो नहीं यूज़ कर सकते इसको। क्यों? 1 के कंपेरेबल क्या भाई, ये तो 1 खुद ही आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो जब डेरिवेशन इसका था उसमें थोड़ी इग्नोर कर पाए होते एक्स स्क्वायर के टर्म को, नहीं इग्नोर कर पाए होते, इसलिए फॉर्मूला गलत हो गया। तो सबसे बेसिक फॉर्मूले में चले जाएंगे अब। ठीक है, देखो इससे क्या आंसर आता है, इससे 2 R0 आ जाता, जबकि आंसर कितना है हमारा? 2.718 R0। दिख रहा है डिफरेंस? ये फाइनल क्वेश्चन है आज का। इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी इज दिस मच, फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी एट T इक्वल टू 100 केल्विन। इफ रो नॉट इक्वल टू रो एट, कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, sir. ठीक है, इफ टी इक्वल टू इतना, इफ रो नॉट इक्वल टू रो एट इतना। डरो मत क्वेश्चन से, सिर्फ ये देखो क्या बोला है, फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। कुछ अल्फा उसने वेरिएबल दिया है, तो सर ने एक बात हिंट करी थी कि जब अल्फा वेरिएबल हो तो ट्रू फॉर्मूला को यूज़ करना, ट्रू वाले बात को। ठीक है। अच्छा यार, तुमने इस बात में नहीं मर जा रहे हो ना कहीं? अगर अल्फा तुम ये बात पे यूज़ कर रहे हो, डी रो अपॉन रो डी टी, तो ये अल्फा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी। जब ये इस पे यूज़ कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, बस इतनी बात है, समझ गए होगे। अल्फा के जगह में क्या पुट करना है तुम्हें? 10t प्लस 60 स्क्वायर में तुम डी टी लोगे, ठीक है, उधर भेजोगे, और इधर एल एन आर रहेगा तुम्हारा। इंटीग्रेट होने के बाद में इसको मैंने इंटीग्रेट उसको उधर भेजा, उधर भी इंटीग्रेशन लगाया, एल एन आर आ गया। कोई R0 से रो के बारे में बात कर रहे हैं यार इस वाले में, सॉरी। समझ रहे हो, जो आर लिख रहे हैं उसको रो है मान लो, R0 से रो तक, सॉरी R0 से आर तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा ही कुछ ना कुछ, 10t² बाई 2 प्लस 60³ बाई 3। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बता रखा है इसको, 50 केल्विन से 100 केल्विन तक जाना है, तो 50 से 100 लिखोगे, R0 और रो नॉट की वैल्यू रो लिखोगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे तुम्हें बताने के लिए दिया गया है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में जब देगा तो वो अच्छी वैल्यू सेट करेगा, बट दिस इज द मेथड। ओके, आज इतना ही, आज इतना ही। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क, वी हैव नो टाइम शॉर्टेज ओवर हियर। एनी डाउट? सॉल्व एंड सेंड 20 प्रॉब्लम्स up to here from DC Pandey or whatever source you have. Solve and send. ठीक है, पर्सनल मैसेज करना, ग्रुप में मत डालना, ग्रुप में भीड़ मत बढ़ा देना, सबको भेजने हैं यार। ठीक है ना, कल कल दोपहर तक भेजने हैं तुम्हें। सर पिछली आधी क्लास समझ नहीं आई, पिछली मतलब आज वाली या कल वाली?
समझ नहीं आई। अच्छा वो नेटवर्क के चलते या समझाया ही गलत है मैंने? इन जनरल समझ में नहीं आया तुम्हें कि नेटवर्क खराब था? क्या दिक्कत हो रही है इस वाले में? बोर्ड पे पढ़ाई कीजिए बोल रहे हो तो। ग्लिच होता है सर। यार ऐसे तो उसमें नहीं आता ग्लिच। और हेलो। हाँ किल भी है। हाँ हाँ। अब हाँ भैया आ रहे होंगे, भैया आपको कॉल किए होंगे। विकी सर। हाँ। हम्म। ठीक है ठीक है। हाँ मैं कर दूंगा, तुरंत कर दूंगा उसको जी। हाँ वो सेपरेट हो गए हैं वो लोग तो। मतलब बेसिकली मैं आपको पे करूंगा जितना भी हमारा रेंट वगैरह है जो भी है वो। हाँ वो लोग नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जगह वगैरह डिसाइडेड नहीं है बेसिकली ना, उनके पास एक्चुअलिटी में पैसे ही नहीं है। तो अभी तो ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं, लॉकडाउन है तो। और बाद में ऐसा बोल रखा है स्टूडेंट लोग को कि पढ़ाएंगे, बाकी मुझे नहीं आइडिया है कि कहाँ पे रखने वाले हैं। कुछ ज़मीन वमीन नहीं ली है उन्होंने कहीं। हाँ रेंट। हाँ हम में से ही कुछ कुछ लोगों को उन्होंने भड़का करके अपने तरफ ले लिया। अब क्या बताऊँ भैया मतलब। हाँ, सर, गलत चीज़ है और शुरुआत में मेरे से ही गलती हो गई है। चलिए ना मैं भी ना क्लास ले रहा हूँ भैया। मैं आपसे बताऊंगा कि क्या हुआ है करके। हाँ। जैसे बुक को देख के पढ़ा रहे स्कूल सर, उसमें उतना ज़्यादा फील नहीं आता। तो ऐसा लगता है जैसे बुक को देख देख के पढ़ा रहे हैं स्कूल टाइप। वाह। ये तुमने जो बात कह दी है ना, दिल को छू ली मेरी। बुक को देख देख के पढ़ा रहे क्या होता है? कोई पार्ट ऐसा हो रहा है जिसको समझने में दिक्कत हो रही है तुम्हें? चलो यार ये डिस्कशन को ना रखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ फिर तुम्हारी क्लास बोर्ड पे लेने की। ठीक है। ओके। रखते हैं। टेक फ्यू मोमेंट ब्रेक।